जब ये कौन बने करोड़पति शुरू में आता था, तब हम 7th 8th क्लास में हम पढ़ते थे, तो रात को 9 बजे का एक बड़ा इंतजार होता था हमें। तो मतलब ये एकदम से मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कार्य का जो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया उसको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, और मैं कौन बनेगा करोड़पति के महानायक के सामने बैठकर उस हॉट सीट पर खेलूंगी। तो महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो अगर कोई आपको ये महसूस करवाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप अपने काम से उस इंसान को जवाब दीजिए। महिलाओं को तो हर क्षेत्र में ही चुनौती आती है, कि पुरुष प्रधान समाज है और एक महिला सरपंच को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के रीजनल प्लेटफॉर्म पे। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है, वो जाहिर तौर पर उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो नारी शक्ति के लिए एक ऐसी मिसाल है जो हर किसी को बनना चाहिए। महिलाएं जो, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला साइंटिस्ट को किस तरीके से बधाई दी कि चंद्रयान 3 को उन्होंने सफल बनाया, और आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो भी मिसाल ही है। स्वागत है आपका नीरू यादव जी। और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को मैं आपकी ही जुबानी आपके सफर की कहानी बताइए। आप सभी को नमस्कार। मैं सरपंच नीरू यादव, मेरी ग्राम पंचायत का नाम है लांबी अहीर, और मैं 3 अक्टूबर 2020 को सरपंच की पद के लिए चुनी गई। और तभी से जो मेरा जो कार्य है वो लगातार चालू है अपने पंचायत के विकास के लिए। और जब मैं सरपंच बनी तो सबसे पहले मैंने अपनी पंचायत के किसानों को की जो स्थिति मैंने देखी, कहीं ना कहीं मेरे गांव के जो किसान थे उनको किसी भी काम के लिए जो लोन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, या फिर गांव के सेठ साहूकारों से उन्हें लोन लेना पड़ता था, जिसको उतारते उतारते उनकी कमर टूट जाती थी। तो उनकी ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने सबसे पहले अपने गांव के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया, जिसमें किसानों को मैंने जोड़ा। और आज मेरी पंचायत के जो किसान हैं उन सभी को बहुत कम दर के ऊपर जो है घर बैठे लोन की सुविधा है वो मिल रही है। दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी के किसान उत्पादक संगठन का गठन मेरे ब्लॉक लेवल के ऊपर मैंने किया, जिससे किसानों को अच्छी किस्म के बीज और खाद और यूरिया डीएपी के लिए जहां लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अब उन्हें घर बैठे उपलब्ध करवा पा रही हूं मैं। तो किसानों के चेहरे पर जो चमक आ रही है मेरे इस प्रयास के कारण, उससे बहुत ज्यादा खुशी मेरे को होती है। और दूसरा, मैंने अपनी पंचायत में लड़कियों के लिए एक हॉकी की टीम तैयार की है, जिसके लिए मैंने अपने सरपंच का जो सैलरी है वो मैंने उन बच्चियों के लिए डोनेट कर रखी है। और खेलों के लिए आज मेरी पंचायत के अंदर जहां एक भी लड़की ग्राउंड में खेलने नहीं आती थी, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां खेलती हैं। तो एक मेरा सपना भी ये है कि मैं अपनी पंचायत के अंदर एक स्टेडियम मैं बनाऊं, और जो जितने भी नौजवान मेरी पंचायत में है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उनका एक अच्छा भविष्य खेल के क्षेत्र में सेट हो जाए। कहीं ना कहीं मेरा सपना था ये खेलों के लिए। और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत में ये विशेष तौर पे ध्यान रखा है, क्योंकि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मैं आती हूँ, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है मेरा। तो शिक्षा के मामले में झुंझुनू राजस्थान में वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की किसी भी कारणवश ड्रॉप आउट ना करे, कि वो 8th क्लास तक पढ़ ली या 10th क्लास तक पढ़ ली और फिर बाद में वो पढ़ाई छोड़ दी। तो इस बात का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। और अपनी पंचायत की मैंने 15 लड़कियों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत जयपुर से निशुल्क ट्रेनिंग दिलवा के, और अभी वो लड़कियां सभी जो हैं वो जयपुर में जॉब कर रही हैं, और एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है गांव की और लड़कियों के लिए। दूसरा, एक मैंने अपनी पंचायत को बेहद गौरवमयी सफर आपका रहा है, और अपने तमाम दर्शकों को आप बताएं कि नीरू यादव जी को आपसे मिलवाने के पीछे हमारा लक्ष्य ये भी है कि हर महिला, हर लड़की ये देखे कि किस तरीके से जमीन से जुड़कर आज नीरू यादव कहां आसमान तक पहुंच गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में नीरू यादव कंटेस्टेंट बनी और 6,70,000 रुपए जीते, और वो पूरे पैसे जो है वो इन्होंने चैरिटी में इस्तेमाल किए। साथ ही साथ नीरू यादव ने महिलाओं के लिए हॉकी टीम की शुरुआत की, एक कोच रखा, और ये सारा काम उन्होंने अपने पैसे से किया। नीरू जी, मुझे ये बताइए कि वो तमाम लड़कियां, वो तमाम महिलाएं जो आज कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके कदम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, शायद वो पैसे के लिहाज से उतनी सक्षम ना हो, तो क्या आप उनके लिए क्या सलाह देंगी, क्या कहेंगी?
देखिए, मैं उनके लिए यही सलाह दूँगी कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को आप दबाइए मत। अगर आपको थोड़ा भी कोई सपोर्ट करता है, तो उस प्रतिभा को बाहर निकालिए और किसी भी क्षेत्र के अंदर महिलाएँ कम नहीं हैं, अपने आप को किसी से कम आँकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब हमने भारत सरकार ने हमें 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है और हम 50% उसमें आती हैं और हमारा हर क्षेत्र में योगदान है। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि चंद्रयान में जो महिला साइंटिस्ट थी, उन्होंने कितना अच्छा किया है, तो महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो अगर कोई आपको ये महसूस करवाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप अपने काम से उस इंसान को जवाब दीजिए और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करके दिखाइए। नीरू जी, आप अगर सक्षमता की बात की जाए तो आप कैसे परिवार से आती हैं, कैसे ये आपका माइंड डेवलप हुआ कि आपको सामाजिक जीवन में आना है? क्योंकि आपकी पैदाइश हरियाणा में, उसके बाद वैवाहिक जीवन आपका राजस्थान में बीता। जाहिर तौर पर लड़कियों की बात करें तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो जब आपने ये जो अनुभव है, इसको हमारे साथ शेयर कीजिए कि अपने माता पिता के साथ, या आपकी प्रेरणा कौन बना, कैसे आपके दिमाग में आया, और जब आपने अपने माता पिता से डिस्कस किया या अपने पति से डिस्कस किया तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूँ। मेरा जो मायका है वो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है और ससुराल भी। तो बीच में 10 या 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो एक राजस्थान का कल्चर भी है और हरियाणा का भी है। मैं तो एक मिडिल क्लास परिवार से थी। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है, मम्मी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो एक उनका मोरल सपोर्ट हमेशा रहा। और वो हमेशा से ये कहती थी कि आप बेटा जो करना चाहते हो उसको करो और अच्छे से करो। और जब शादी करके जिस परिवार में आई, वो भी मुझे शिक्षित ही परिवार मिला। और जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की और शुरू से ही कुछ अच्छा कुछ सोशल करने का एक मन में था, हॉस्टल लाइफ में थे तब भी मुझे मोस्ट हेल्पफुल गर्ल के अवार्ड से नवाजा गया था, सबकी मदद करने के लिए। और तो एक था हमेशा से ही कुछ सोशल अच्छा कुछ करना है। और फिर जब गांव के अंदर आई तो एक सरपंच के लिए फिर मैंने चुनाव लड़ने की सोची कि एक सरपंच जो कितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में एक सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी आप कुछ अच्छा करो, तो उसके लिए फिर एक सरपंच का चुनाव लड़ने। एक महिला सरपंच, ये चुनौती आपने कैसे हासिल की? जाहिर तौर पर आप पूरी तरीके से पुरुषों से घिरी हुई हैं, और जब एक महिला सरपंच बनती है, यानी कि महिला रूल करती है, वो जो आपका एक्सपीरियंस था उसको हमारे साथ साझा कीजिए। कितनी चुनौतियां आई? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा चुनौतियां आई। और हमें तो महिलाओं को तो हर क्षेत्र में ही चुनौती आती है, चाहे आप वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे और शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। वहां सब इसी तरीके से देखते हैं कि ये महिला है तो कैसे क्या कर पाएगी, पता नहीं अच्छा कर पाएगी या नहीं। तो बोलने वाले लोग तो बहुत होते हैं और मैंने भी बहुत चुनौतियां देखी हैं अपने नेतृत्व को डिफाइन करते हुए। लेकिन हाँ, मन में मेरे एक जुनून था कि जिस काम को ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर कहीं गलतियां होंगी तो हम मदद लेंगे या हम पूछेंगे। तो काफी पुरुष प्रधान समाज है और एक महिला सरपंच को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अपने काम से अब मैंने उस चीज को खत्म किया है। और बल्कि और साथ साथ मेरी पंचायत की जो वो बाकी महिलाएं हैं वो भी काफी एक्टिव हुई हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि हमें एक ऐसी महिला सरपंच मिली है जो हमारे साथ हमेशा खड़ी है, हमारे अधिकारों के लिए खड़ी है। और मुझे देखकर बाकियों के लिए भी मैं एक प्रेरणा का स्रोत बनी हूँ कि वास्तव में महिलाएं जो है वो क्यों नहीं सरपंच बन सकती, क्यों नहीं काम कर सकती। मुझे अपने दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब से नीरू यादव जी सरपंच बनी है, हॉकी वाली महिला सरपंच के नाम से भी ये जानी जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए इन्होंने हॉकी की शुरुआत की, मैदान जो है वो उपलब्ध कराया, साथ ही साथ कोच उपलब्ध कराया, और ये तमाम जो काम है वो अपने पैसों से किए। और हॉकी वाली महिला सरपंच से अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से गांव की जो तस्वीर बदली है, ये हम सुन रहे हैं, तो वो तस्वीर से हमें रूबरू कराइए कि क्या कुछ आपने गांव में बदला है, क्योंकि आप एक मिसाल हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने जीवन में भी आपके किए हुए कामों को उतारने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहला बदलाव मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं सरपंच बनी तो सबसे पहला बदलाव तो मैंने ये ही किया कि जब मैंने ग्राउंड पे खुद काम करना शुरू किया तो उससे मेरे गांव की जो महिलाएं जो कभी पंचायत घर में आती ही नहीं थी, जिन्हें
ये ही नहीं पता था कि कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, क्या है। तो सबसे पहले बदलाव तो मैंने यही किया कि मैंने अपनी पंचायत की महिलाओं की सभा करना शुरू किया और उन महिलाओं पर जिम्मेदारियां दी कि हमें कैसे अपने गांव को बदलना है और किस दिशा में अपने गांव को हमें लेके जाना है। तो आज ये बदलाव ये है कि मेरे पंचायत के अंदर अगर महिलाओं को कोई भी काम होता है तो वो खुद अपने काम के लिए खुद पंचायत घर आती हैं और चीजों को समझती हैं, जानती हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव जो है मैंने ग्रामीण परिवेश के अंदर किया है, किसानों के लिए मैंने काम किया है। सफल बनाने में आपने काम किया है। और अब मेरा अगला सवाल, चूंकि हरियाणा राजस्थान से सफर आया मुंबई का, आप मुंबई के केबीसी शो में पहुंची, अमिताभ बच्चन के सामने पहुंची और आपका वो डायलॉग नहीं, आपकी जिंदगी की सच्चाई कि अगर एक महिला पूरे परिवार को चला सकती है तो क्या वो देश को नहीं चला सकती, ये आपने अमिताभ बच्चन के सामने कहा था। मैं चाहूंगी कि उस अनुभव को साझा कीजिए, जब केबीसी में आप गई, कैसा रहा वो सफर? बहुत अच्छा सफर रहा। मतलब जिस चीज का जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। जब ये कौन बने करोड़पति शुरू में आता था तब हम 7th 8th क्लास में हम पढ़ते थे, तो रात को 9 बजे का एक बड़ा इंतजार होता था हमें। तो मतलब ये एकदम से मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कार्य का जो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया उसको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं कौन बनेगा करोड़पति के महानायक के सामने बैठ कर उस हॉट सीट पर खेलूंगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे गांव वाले सब बहुत खुश हुए। जो उम्मीदें उनको मुझसे थी कहीं ना कहीं पंचायत को उस नेशनल लेवल तक जाना अब जाना जा रहा है मेरी पंचायत को, तो गांव वालों को भी बहुत खुशी है और मेरा मेरा तो ऐसे लगता है जैसे एक सपना सा ही पूरा हो गया। तो बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, आपने पीएचडी भी की हुई है। हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौतियां कम नहीं रही हैं नीरू जी के पास, लेकिन उसके बाद तमाम चुनौतियों से गुजरते हुए पीएचडी की है। और शायद ये बड़ी वजह थी कि आपने उन मुश्किल सवालों का जवाब दे पाई आप। जी बिल्कुल, अभी मेरी पीएचडी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हाँ सवालों का जवाब भी दिया। और जिंदगी की जो चुनौतियां आती हैं मुझे लगता है उससे कठिन सवाल तो वो नहीं थे जो जिंदगी में हम चुनौतियां देख रहे हैं ना, उससे कठिन सवाल वो नहीं थे। जब उन चुनौतियों से इतना डट के लड़ रहे हैं तो फिर वो सवाल जवाब। बिल्कुल, यानी कि जिंदगी की जो कठिन चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आपको रोकने के लिए नहीं है, वो आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है, या यूं कहूं कि आपकी प्रतिभा को और ज्यादा तराशने के लिए है। मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने सदी के महानायक की बात की, तो जो सदी के महानायक से आपने वार्ता की वो आप हमारे दर्शकों के सामने साझा करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल उनसे हमने बात की और उन्होंने हमारे काम को काफी अप्रिशिएट किया। और अमिताभ बच्चन जी का जो नेचर है बहुत अच्छा है। आराध्या को लेकर हमारी बातें हुई कि आराध्या के जो संस्कार है वो कितना अच्छा, आराध्या भी जो सोशल वर्क में कितनी एक्टिव है उसको लेकर हमारी बात हुई, हमारे गांव को लेकर हमारी बातें हुई। हमने उनको अमित जी को इनविटेशन भी दिया कि अगर आप कभी राजस्थान आए या झुंझुनू जिले में कभी आए तो हमारी पंचायत में जरूर आए और हमारा जो काम है उसे देखें, और इसको लेकर काफी सारी बातें हुई। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि जब नीरू जी केबीसी में पहुंची तो अपना जो परिधान है राजस्थानी वेशभूषा में पहुंची। नीरू जी, वो जो आपने राजस्थानी परिधान पहना था, जो ज्वेलरी पहनी थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मन में जाहिर तौर पर एक, कहते हैं ना कि आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सुबह जो है वो एक अलग चुनौती के सामने होती है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। देखिए मैं जब उस माया नगरी के अंदर गई तो जाहिर सी बात है मैं जिस जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जहां से मैं आती हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूं। और राजस्थान का जो कल्चर है वो तो पूरे भारत में ही काफी अच्छा माना जाता है। तो मैं अपनी ट्रेडिशनल। क्या आपने संस्कृत में जी बात बिल्कुल। की? नहीं, संस्कृत में नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप कितने भी बन जाओ, कहीं पर भी पहुंच जाओ, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी पहचान है। इसलिए मैंने वहां पर जो है अपना जो लोकल परिधान है उसी को पहन के मैं गई वहां।
जी, तो आप उस अनुभव को साझा कर रही थी जो आपने अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर बिताया था। बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हॉट सीट पर खेल के। शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस हुई थी क्योंकि जब सरपंच का चुनाव लड़ा और जिस समय वोट चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया नीरू जी आपका। और काफ़ी सारी बातें हुई आपके साथ, काफ़ी दिलचस्प बातें भी हुई आपके साथ। लेकिन इस इंटरव्यू को दिखाने के पीछे कर हमारा रहे मकसद थे, ये है उस कि कैसे एक समय महिला इतना जो है डर नहीं लगा जितना वो, कि उस हॉट सीट पे। चलिए नीरू जी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से नीरू जी जैसी वो तमाम महिलाएं जो कोशिश करती है कुछ करने की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं विचारधारा या जीवन में आने वाली कठिनाइयां उनके सामने आ जाती हैं, तो कठिनाइयों से डरिए मत। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसको तराशने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मुश्किल आसान हो सकती है अगर आप ठान लें कि वाकई आप ये करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के रीजनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और फिर एक और पर्सनालिटी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे नारी शक्ति मिसाल है या कोई भी पर्सनालिटी जो है वो कैसे आपके जीवन की वो रोशनी अंधकार के अंदर बन सकती है जिसकी आपको तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया।